अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़मीम यूनुस और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेली डोज एपिसोड 11। इस एपिसोड में हमारे पास 50 एमसीक्यूज मौजूद हैं। इससे पहले की भी जो 10 एपिसोड्स हैं वो मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसके अंदर डिफरेंट 50 एमसीक्यूज है जो कि प्रीवियस पास पेपर्स पीएमएस, सीएसएस, पीपीएससी और एफपीएससी से लिए गए हैं। जबकि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो उन पास पेपर से लिए जाते हैं जो कि रिसेंटली डन हुए होते हैं। वो इसलिए कि जो करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है वो लास्ट 2 ईयर से रेलेवेंट जो है वो आपसे पूछा जाता है किसी भी एग्जाम के अंदर। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, ये गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिफरेंट पोर्शन हम इन एपिसोड में डिस्कस करते हैं ये सारे जो हैं वो पोर्शन होते हैं एग्जाम्स का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो मैं पिक करता हूँ, जो कि या तो आने वाले एग्जाम्स के अंदर आएंगे आपको, या वो किसी एग्जाम्स में ऑलरेडी आए होते हैं पास पेपर से। मैं पिक कर लेता हूँ, उनके एक एपिसोड बना देता हूँ ताकि आपके लिए वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगे, ताकि हम 10 एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के पढ़ें, 10 एमसीक्यूज हम जनरल नॉलेज के पढ़ लें, 10 एमसीक्यूज हम एवरीडे साइंस के पढ़ लें, 10 एमसीक्यूज हम इस्लामियत के पढ़ लें, 10 एमसीक्यूज हम पाक स्टडीज के पढ़ लें। इस तरह क्या होता है कि ज़्यादा बंदा बोर भी नहीं होता, और क्या होता है कि डिफरेंट सेक्शंस की हमारी प्रिपरेशन जो है वो साथ साथ चलती रहती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे मजीद इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोज़ जो है वो मिलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हमारे पास 10 एमसीक्यूज हैं करंट अफेयर्स के, 10 एमसीक्यूज जनरल नॉलेज के हैं, 10 एमसीक्यूज हमारे पास इस्लामियत के हैं, 10 एमसीक्यूज पाक स्टडीज के और 10 एमसीक्यूज हमारे पास एवरीडे साइंस के हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो करंट अफेयर्स से, जिसके अंदर हमारे पास 10 एमसीक्यूज मौजूद हैं। तो देखते हैं करंट अफेयर्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली वोटेड इन फेवर ऑफ फाइनेंस बिल 2021 टू 2022। आपने बताना है कि कितने मेंबर्स नेशनल असेंबली ने वोट किया इन द फेवर ऑफ फाइनेंस बिल 2021 टू 2022, यानी कि जो बिल हुआ फाइनेंस बिल का 2021 से 2022 तक का। तो कितने मेंबर्स थे नेशनल असेंबली के जिन्होंने इसकी फेवर में वोट किया। तो हमारे पास ऑप्शन है 162, 172, 182, 192। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास 172। तो आपने याद रखना कि 172 मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली वोटेड इन फेवर ऑफ फाइनेंस बिल 2021 टू 2022। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, व्हेन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान अप्रूव्ड द फाइनेंस बिल 2021 टू 2022। आपने बताना है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने फाइनेंस बिल 2021 से 2022 का कब अप्रूव किया था। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं जून 25, 2021, जून 27, 2021, जून 29, 2021 या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास है जून 29, 2021। तो आपने याद रखना कि जून 29, 2021 में नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने फाइनेंस बिल जो था 2021 से 2022 का उसको अप्रूव किया था। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा हैड अ वीडियो कॉल विद व्हिच पर्सनालिटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन मिलिट्री कमेटी। आपने बताना है कि रिसेंटली जो कमर जावेद बाजवा की एक वीडियो कॉल हुई है एक पर्सनालिटी के साथ जो कि यूरोपियन यूनियन मिलिट्री कमेटी का पार्ट है। आपने उस मेंबर का, उस पर्सनालिटी का नाम बताना है। हमारे पास ऑप्शन है जनरल जॉन माइकलसन, जनरल फ्लॉर्ड ऑस्टिन, विलियम जे बर्न्स या जनरल क्लॉडियो ग्रेजियानो। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर हमारे पास जनरल क्लॉडियो ग्रेजियानो। तो रिसेंटली जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा ने वीडियो कॉल की है किस पर्सनैलिटी के साथ। उस पर्सनैलिटी का नाम है जनरल क्लॉडियो ग्रेजियानो और ये यूरोपियन यूनियन मिलिट्री कमेटी का पार्ट है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द टोटल फ्रंटियर लेंथ बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इंक्लूडिंग द वर्किंग बाउंड्री एंड द एलओसी अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2020 इज। आपने बताना है कि जो टोटल लेंथ है, फ्रंटियर लेंथ है बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया, जिसके अंदर आप ये भी इंक्लूड कर रहे हो वर्किंग बाउंड्री भी और एलओसी भी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2020 वो कितनी है। तो हमारे पास ऑप्शन है 3100 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 3163 किलोमीटर या 3222 किलोमीटर। तो ये जानते हैं कि टोटल फ्रंटियर लेंथ जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंक्लूडिंग द वर्किंग बाउंड्री एंड द एलओसी कितनी है। तो इसके पास हमारा आंसर है 3163 किलोमीटर। तो आपने याद रखना कितनी है, 3163 किलोमीटर इज द टोटल फ्रंटियर लेंथ between Pakistan and India including the working boundary and the LOC according to the survey of Pakistan। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द न्यू टोटल लेंथ ऑफ LOC बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2020 इज। अब पहले बात की गई थी फ्रंटियर लेंथ की, जिसके अंदर वर्किंग बाउंड्री भी आती थी और लाइन ऑफ कंट्रोल भी आती थी। अब सिंपली आपने बताना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल की टोटल लेंथ कितनी है। तो हमारे पास ऑप्शन है 861 किलोमीटर, 595 किलोमीटर, 610 किलोमीटर या 6740 किलोमीटर। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 861 किलोमीटर। तो आपने याद रखना है कि न्यू टोटल लेंथ ऑफ एलओसी बिटवीन द इंडियन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ पाकिस्तान इज 861 किलोमीटर। यानी कि अगर टोटल फ्रंटियर लेंथ की बात करें तो वो थी 3163 किलोमीटर, सिर्फ एलओसी की बात करें तो वो है 861 किलोमीटर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है कि द न्यू टोटल लेंथ ऑफ द वर्किंग बाउंड्री बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2020। अब आपने पाकिस्तान की जो फ्रंटियर लेंथ, एक्चुअली फ्रंटियर लेंथ है ना, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक होती है वर्किंग बाउंड्री, दूसरी होती है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको हम LOC भी कहते हैं। अब आपने बताना है कि वर्किंग बाउंड्री जो कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान है वो कितनी है। हमारे पास ऑप्शन है 330 किलोमीटर, 202 किलोमीटर, 540 किलोमीटर या 750 किलोमीटर। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास 202 किलोमीटर। तो आपने याद रखना है कि जो न्यू टोटल लेंथ है वर्किंग बाउंड्री की बिटवीन द पाकिस्तान इंडिया इज 202 किलोमीटर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, व्हाट इज द न्यू बॉर्डर लेंथ ऑफ द रेड क्लिफ लाइन और इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रंटियर अकॉर्डिंग टू द 2020 सर्वे ऑफ पाकिस्तान। अब आपने न्यू बॉर्डर लेंथ के बारे में बताना है, जो कि रेड क्लिफ लाइन, जो जिसको हम इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रंटियर भी कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन की बात हो या इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रंटियर की बात, तो वो एक ही है। तो ये देखते हैं कि न्यू बॉर्डर लेंथ जो कितनी है। हमारे पास ऑप्शन है 1610 किलोमीटर, 2100 किलोमीटर, 3100 किलोमीटर या 2200 किलोमीटर। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास 2100 किलोमीटर। तो आपने याद रखना है कि 2100 किलोमीटर इज द न्यू बॉर्डर लेंथ ऑफ द रेड क्लिफ लाइन और इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रंटियर अकॉर्डिंग टू द 2020 सर्वे ऑफ पाकिस्तान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, मोहम्मद जमाल फर्स्ट मुस्लिम हु हैज बीन अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री। आपने बताना कि मोहम्मद जमाल जो है उनका वो पहले मुसलमान है जो कि अपॉइंट हुए हैं एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री। देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या। हमारे पास ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास कनाडा। तो आपने याद रखना कि मोहम्मद जमाल बिकम्स द फर्स्ट मुस्लिम जज ऑफ द कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज़ आपने नहीं भूलनी कि मोहम्मद जमाल वो पहले मुसलमान है जो कि पहली बार किसी कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट के जज बने। तो आपने याद रखना कि मोहम्मद जमाल बिकम्स फर्स्ट मुस्लिम जज ऑफ द कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड, जिसको हम ZTBL भी कह सकते हैं। आपके अंदर एग्जाम में ये सिर्फ पूछा जा सकता है कि हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ZTBL। तो ZTBL का अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको क्वेश्चन नहीं पता होगा, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ZTBL की एब्रीविएशन की भी पता चल जाएगी। इसकी एब्रीविएशन है ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड। तो हमारे पास ऑप्शन है सैयद तलत महमूद, अदनान गनी, मोहम्मद शहबाज जमील, नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास मोहम्मद शहबाज जमील। तो आपने याद रखना कि मोहम्मद शहबाज जमील इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, यानी कि PIA की एब्रीविएशन आपको पता होनी चाहिए, वो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि करंट चेयरमैन जो PIA का वो कौन है। हमारे पास ऑप्शन है असलम आर खान, जफर खान, एयर मार्शल अरशद महमूद मलिक या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास असलम आर खान। तो आपने याद रखना है कि असलम आर खान इज द करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास जनरल नॉलेज के, जिसके हमारे पास 10 MCQs है। तो आइए देखते हैं कि जनरल नॉलेज की हमारे पास कौन कौन से MCQs हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, मोरिश किंगडम ऑफ ग्रेनाडा स्पेन सरेंडर्ड टू क्रिश्चियंस इन। अब आपने बताना है कि जो ग्रेनाडा यानी कि जो मोरिश किंगडम था स्पेन का, वो क्रिश्चियंस ने सरेंडर किया था। वो कब किया था आपने ये बताना है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 712 AD, 1050 AD, 1492 AD या 1757 AD। अब से एग्जाम्स के अंदर सिंपली ये भी पूछा जा सकता है कि मोरिश किंगडम ऑफ ग्रेनाडा जो है वो कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। तो उसका आंसर होगा स्पेन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उनको क्रिश्चियंस ने सरेंडर्ड कब किया, जो कि हम अभी जानेंगे। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो किन की तरफ से सरेंडर्ड हुआ। तो आपने बताना है कि क्रिश्चियंस की तरफ से। तो आइए जानते हैं कि कब हुआ ये। तो इसका आंसर है हमारे पास 1492 AD। तो तीन बातें आपने याद रखनी है कि मोरिश किंगडम ऑफ ग्रेनाडा किससे रिलेटेड है, स्पेन से। सरेंडर्ड किन की तरफ से हुआ, क्रिश्चियंस की तरफ से, और कब हुआ, 1492 AD में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज द फ्रेशेस्ट वाटर इन द वर्ल्ड। आपने बताना है कि कौन सी कंट्री जिसका फ्रेशेस्ट वाटर है दुनिया के अंदर। तो हमारे पास ऑप्शन है चाइल्ड, रशिया, स्विट्जरलैंड, नेपाल। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास स्विट्जरलैंड। तो आपने याद रखना कि स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है विच हैज द फ्रेशेस्ट वाटर इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा फ्रेश और ताज़ा पानी जो है वो स्विट्जरलैंड का है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, द फेमस वाटरफॉल आइगाजू इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ विच टू कंट्रीज। आपने बताना कि जो फेमस वाटरफॉल है आइगाजू वो कौन से बॉर्डर के लोकेटेड है, कौन से दो कंट्रीज के दरमियान जो बॉर्डर्स के अंदर लोकेटेड है। हमारे पास ऑप्शन है USA एंड कनाडा, USA एंड ब्राजील एंड यूरुग्वे, ये ब्राजील एंड अर्जेंटीना। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास ब्राजील एंड अर्जेंटीना। तो आपने याद रखना है कि द फेमस वाटरफॉल आइगाजू इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ ब्राजील एंड अर्जेंटीना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, द आई विलेजिलाना वैली ऑफ द मून भी जिसको कहते हैं, इज लोकेटेड इन विच डेजर्ट। आपने बताना है कि जो EI वैली D
ला लूना जो कि जिसको हम वैली ऑफ द मून भी कहते हैं वो कहाँ लोकेटेड है? हमारे पास ऑप्शन है अटाकामा डेजर्ट जो कि चाइल में है, सहारा डेजर्ट जो कि अफ्रीका में है, सैंडी डेजर्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और गोबी डेजर्ट जो कि मंगोलिया में है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गाइस आपको पता चल सकता है कि इसमें कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। इसमें 5-6 क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन में से आपको मिल गए कि जो EI वैली डी ला लूना है उसका दूसरा नाम क्या वो है वैली ऑफ द मून, और वो कौन से डेजर्ट में लोकेटेड है। अभी तो हम ये दो बातें ये जान जाएंगे, लेकिन इधर से हमें ये डिफरेंट डेजर्ट्स का पता चल गया कि अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है, सहारा डेजर्ट किधर है, सैंडी डेजर्ट किधर है और गोबी डेजर्ट किधर। तो इसके रिस्पेक्टिव इनकी कंट्रीज के नाम लिखे हैं, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है अटाकामा डेजर्ट चाइल। तो अपने याद रखना कि वैली ऑफ द मून इज लोकेटेड इन अटाकामा डेजर्ट जो कि चाइल में है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है द हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट कतपाना डेजर्ट इज लोकेटेड। अब आपसे सिर्फ ये सिंपली भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट जो है वो कौन सा है। अगर आपसे सिंपल ये पूछा जाए कि द हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट इज, तो आपने बताना कि वो है कतपाना डेजर्ट। और अब वो लोकेटेड क्या है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास पाकिस्तान। तो आपने याद रखना है द हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट कतपाना डेजर्ट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है विच बैटल अलाउड बाबर टू डिफीट इब्राहिम लोदी एंड कैप्चर दिल्ली इन 1526। कौन सी बैटल थी जिसके अंदर बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था और दिल्ली को कैप्चर कर लिया था 1526 में। तो ये जानते हैं उस बैटल का नाम। हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, या थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, या बैटल ऑफ वाटरलू। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के अंदर बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था और दिल्ली को कैप्चर किया था 1526 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकंड बैटल ऑफ तारेन इन विच ईयर। आपने बताना है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब जो है हराया था, जो कि तारेन की सेकंड बैटल थी, वो कौन सा साल था। हमारे पास ऑप्शंस हैं 1191 AD, 1192 AD, 1196 AD या 1197 AD। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास गाइस 1192 AD। तो आपने याद रखना है कि मोहम्मद गौरी डिफीटेड द पृथ्वीराज चौहान इन द सेकंड बैटल ऑफ तारेन इन 1192 AD। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है अन्नपूर्णा पीक इज लोकेटेड इन विच कंट्री। आपने बताना है कि अन्नपूर्णा पीक जो है वो किस कंट्री में लोकेटेड है। तो हमारे पास ऑप्शन है यूके, चाइना, वेस्ट इंडीज, नेपाल। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास नेपाल। तो आपने याद रखना है कि अन्नपूर्णा पीक जो है वो नेपाल के अंदर लोकेटेड है। तो आपने ये भूलना नहीं है कि अन्नपूर्णा पीक के बारे में आपसे पूछा जाए कि इसका किस चीज़ से, किस कंट्री से रिलेशन है, तो आपने बताना है कि ये नेपाल में लोकेटेड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास इन विच कंट्री के अंदर मिलिट्री पर्सनल आल्सो कंटेस्ट इलेक्शंस। ऐसी कौन सी कंट्री जिसके अंदर मिलिट्री पर्सनल भी जो है वो इलेक्शंस को कंटेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है म्यांमार, इजिप्ट, हांगकांग या चाइना। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास इजिप्ट। तो आपने याद रखना कि इजिप्ट के अंदर मिलिट्री पर्सनल आल्सो कंटेस्ट द इलेक्शंस। तो आपने कंट्री याद रखना है इजिप्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है फर्स्ट कंट्री टू बैन कंप्लीट डिफॉरेस्टेशन इज। आपने उस कंट्री का नाम बताना है जिसने डिफॉरेस्टेशन को बैन कर दिया कंप्लीटली। तो हमारे पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो सुनिए इसका आंसर है हमारे पास नॉर्वे। तो आपने याद रखना कि फर्स्ट कंट्री जिसने डिफॉरेस्टेशन को कंप्लीट बैन किया वो है नॉर्वे। डिफॉरेस्टेशन का गाइस मतलब होता है कि जो फॉरेस्ट है यानी कि दरख्तों वगैरह को काटना शाटना, फॉरेस्ट को बिल्कुल खत्म कर देना, लेकिन अब इसको बैन कर दिया गया कंप्लीटली। कहाँ पे, नॉर्वे के अंदर। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा इस्लामियत का, जिसके अंदर हमारे पास 10 MCQs है। ये देखते हैं कि इस्लामियत के आज हमारे पास कौन से MCQs है। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है विच वाज द फेवरेट मंथ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने बताना है कि हजरत मोहम्मद सल्लम का फेवरेट मंथ कौन सा था। हमारे पास ऑप्शन है रमदान, रजब, शबान या सफर। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास शबान। तो आपने याद रखना कि शबान वाज द फेवरेट मंथ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट वाज द एज ऑफ द हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व्हेन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड। आपने बताना है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की क्या उम्र थी जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस दुनिया से रुखसत फरमा गए थे। तो हमारे पास ऑप्शन है 17 ईयर्स, 18 ईयर्स, 19 ईयर्स या 20 ईयर्स। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास 18 ईयर्स। तो तब हजरत आयशा की 18 साल उम्र थी जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत फरमा गए थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट चाइल्ड बोर्न आफ्टर माइग्रेशन। आपने बताना कि कौन से जो फर्स्ट चाइल्ड जो है पैदा हुए हिजरत की बाद। तो हमारे पास ऑप्शन है अब्दुल बिन कासिम, अब्दुल बिन जुबैर, अबू सलमा, अबू जैनब। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास अब्दुल बिन जुबैर। तो आपने याद रखना है कि अब्दुल बिन जुबैर वाज द फर्स्ट चाइल्ड बोर्न आफ्टर माइग्रेशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है हाउ मेनी सूरत ऑफ द होली कुरान स्टार्ट्स विद ब्रोकन लेटर्स
हरूफ मक्ताआत जिसे कहते हैं। तो कितनी ऐसी सूरतें हैं होली कुरान की जो कि ब्रोकन लेटर्स यानी कि हरूफ मक्ताआत से स्टार्ट होती हैं? तो हमारे पास ऑप्शन हैं 29, 7, 14, 21। तो ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो इसका आंसर है हमारे पास 29। तो आपने याद रखना कि 29 ऐसी सूरतें हैं कुरान पाक की जो कि हरूफ मक्ताआत से स्टार्ट होती हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच मंथ अल्लाह फॉरगिव्स 10 लाख मुस्लिम्स एवरी डे एट द टाइम ऑफ अफ्तार। आपने बताना है कि अफ्तारी के टाइम पे 10 लाख मुसलमानों को एक दिन में अल्लाह ताला माफ़ करता है। उस महीने का आपने नाम बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है शबान, रजब, सफ़र, रमज़ान। तो ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो इसका आंसर है हमारे पास रमज़ान। तो आपने याद रखना है कि इन रमज़ान अल्लाह फॉरगिव्स 10 लाख मुस्लिम्स एवरी डे एट द टाइम ऑफ अफ्तारी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, अल्लाह फॉरगिव्स हाउ मेनी मुस्लिम्स एवरी डे एट द टाइम ऑफ अफ्तार इन रमज़ान। आपने बताना है कि रमज़ान में हर दिन इफ्तारी के टाइम पे कितने मुसलमान जो है वो अल्लाह ताला माफ़ फरमाते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 5 लाख या 10 लाख। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो इसका आंसर हमारे पास 10 लाख। तो आपने याद रखना है कि अल्लाह फॉरगिव्स 10 लाख मुस्लिम्स एवरी डे एट द टाइम ऑफ अफ्तार इन रमज़ान। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, इन रमज़ान नफल प्रेयर इज इक्वल टू। आपने बताना है कि रमजान के अंदर नफल प्रेयर जो है वो किसकी इक्वल होती है? तो हमारे पास ऑप्शन है सुन्नत प्रेयर, फर्ज प्रेयर, वाजिब प्रेयर या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास फर्ज प्रेयर। तो रमजान के अंदर नफल प्रेयर जो भी है वो भी फर्ज के इक्वल होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है, इन रमजान फर्ज प्रेयर इज इक्वल टू। कितनी प्रेयर के जो है फर्ज प्रेयर जो है वो कितने प्रेयर्स की इक्वल होती है? तो हमारे पास ऑप्शन है 70 सुन्नत प्रेयर, 70 फर्ज प्रेयर, 70 वाजिब प्रेयर या 70 नफल प्रेयर। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो इसका आंसर हमारे पास 70 फर्ज प्रेयर। तो आपने याद रखना कि रमजान के महीने में फर्ज प्रेयर जो है वो 70 फर्ज नमाजों के इक्वल होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, इन विच इस्लामिक मंथ नफल प्रेयर इक्वल टू फर्ज प्रेयर। आपने बताना कि कौन से इस्लामी महीने के अंदर जो नफल प्रेयर जो है वो फर्ज प्रेयर की इक्वल होती है? तो हमारे पास ऑप्शन है शबान, रजब, सफर, रमजान। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो इसका आंसर है हमारे पास रमजान। तो रमजान महीने के अंदर नफल प्रेयर जो है वो फर्ज प्रेयर की इक्वल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, इन विच इस्लामिक मंथ फर्ज प्रेयर इक्वल टू 70 फर्ज प्रेयर। तो आपके पास ऑप्शन है शबान, रजब, सफर, रमजान। तो आपने बताना है कि ऐसा कौन सा महीना है जिसके अंदर फर्ज प्रेयर जो है वो 70 फर्ज प्रेयर की इक्वल हो जाती है? तो हमारे पास इसका आंसर है रमजान। तो आपने याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पाक स्टडीज के जिसके अंदर भी हमारे पास 10 एमसीक्यूज है। तो ये देखते हैं कि पाक स्टडीज के अंदर हमारे पास कौन कौन से एमसीक्यूज है। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, इन विच एडी सुबुक्तीन अ तुर्की स्लेव बिकम द मास्टर ऑफ गजनी। सुबुक्तीन जो हैं जो कि तुर्की स्लेव थे वो मास्टर बन जाते हैं गजनी के। तो हमारे पास ऑप्शन है 965, 873, 977, 882। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है गाइस 977। तो आपने याद रखना है कि इन 977 AD सुबुक्तीन अ तुर्की स्लेव बिकम द मास्टर ऑफ गजनी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है, द फ्यूचर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वुड बी फेडरल टू बी जॉइंड बाय प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट्स, दिस प्रिंसिपल वाज सेटल्ड इन। ये स्टेटमेंट जो है कि फ्यूचर जो फॉर्म है गवर्नमेंट की वो ज्वाइन करेगी प्रोविंसेस और इंडियन स्टेट्स को। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ये प्रिंसिपल जो है वो कब सेटल्ड हुआ था? तो हमारे पास ऑप्शन है नेहरू रिपोर्ट, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सीमन रिपोर्ट या मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स इन 1909। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो इसका आंसर है हमारे पास फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो आपने याद रखना है कि जो स्टेटमेंट है ये जो प्रिंसिपल है वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर सेटल्ड हुआ था और वो ये था कि द फ्यूचर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वुड बी फेडरल टू बी ज्वाइंड बाय प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, द इलेक्शन शुड बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल एडल्ट फ्रेंचाइज, दिस डिमांड वाज मेड इन। आपने बताना है कि जो इलेक्शंस हैं जो कि हेल्ड हुए ऑन द बेसिस ऑफ जनरल एडल्ट फ्रेंचाइज वो डिमांड जो वो कब हुई? हमारे पास ऑप्शन है मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स इन 1909, लखनऊ पैक्ट, क्रिप्स मिशन या गांधी इरविन पैक्ट। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है हमारे पास लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट के अंदर इलेक्शंस जो हैं दे शुड बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल एडल्ट फ्रेंचाइज, दिस डिमांड ये जो डिमांड थी ये कब हुई थी? लखनऊ पैक्ट में। नंबर 34 हमारे पास है, अबाउट द एंड ऑफ द सेकंड सेंचुरी BC some unusual upheavals in the Central Asia let loose series of human floods that brought about after wave of invasions into the Indo-Pak subcontinent. First invasion was made by। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जब सेकंड सेंचुरी जो एंड हो रही थी तो कुछ अनयूजुअल अपहेवल्स हुए थे सेंट्रल एशिया में, जिन्होंने क्या किया कि सीरीज ऑफ ह्यूमन ब्लड्स को दैट ब्रॉट अबाउट आफ्टर एवरी इन्वेजन इनटू द सब पाक कॉन्टिनेंट। तो आपने बताना कि फर्स्ट इन्वेजन जो थी वो किस तरफ से थी? तो हमारे पास ऑप्शन है द कुशान्स, द साकास, द बेसरियंस या द पर्थियान्स। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो इसका आंसर हमारे पास द बेसरियंस। तो अबाउट द एंड ऑफ द सेकंड सेंचुरी BC some unusual happenings in the Central Asia led to series of human floods that brought about after wave invasion into Indo-Pak subcontinent। तो फर्स्ट इन्वेजन थी वो थी बेसरियंस की तरफ से।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है आर्य समाज वाज फाउंडेड इन। आपने बताना है कि आर्य समाज जो है वो कब फाउंड हुआ। हमारे पास ऑप्शन है 1875, 1877, 1878 या 1879। तो ये जानते हैं कि आर्य समाज जो है वो कब फाउंड हुआ। तो इसके पास हमारा आंसर है 1875। तो आपने याद रखना है कि आर्य समाज वाज फाउंडेड इन 1875। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है वाई सैयद आमिर अली रिजाइन फ्रॉम द मुस्लिम लीग इन 1913। आपने बताना है कि सैयद आमिर अली ने मुस्लिम लीग से 1913 में रिजाइन क्यों किया। तो हमारे पास ऑप्शन है द मुस्लिम लीग डिड नॉट डू सफिशिएंट वर्क फॉर इट्स मेंबर्स, इट्स क्रिटिसाइज्ड द गवर्नमेंट, इट स्टार्टेड सपोर्टिंग द हिंदू कॉज, द पार्टी हैड नो क्लियर कट पॉलिसी। तो ये जानते हैं कि सैयद आमिर अली ने 1913 में मुस्लिम लीग से रिजाइन क्यों किया। तो इसका आंसर है हमारे पास द पार्टी हैड नो क्लियर कट पॉलिसी। तो सैयद आमिर अली ने मुस्लिम लीग से 1913 में इसलिए रिजाइन किया क्योंकि उनके पास कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है प्रोडा। प्रोडा की जो एब्रीविएशन है वो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट। आपने बताना है कि ये कब पास हुआ। तो हमारे पास ऑप्शन है जनवरी 1949, जनवरी 1959, जनवरी 1950, जनवरी 1960। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास कि प्रोडा जो है वो कब जो है वो पास हुआ। तो इसका आंसर है हमारे पास जनवरी 1949। तो आपने याद रखना है कि प्रोडा जिसकी एब्रीविएशन है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट जो था वो पास हुआ जनवरी 1949 में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है विच आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड थ्रू द 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आपने बताना है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो अमेंड हुआ 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। तो हमारे पास ऑप्शन है 50, 51, 52, 53। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 51। तो आपने याद रखना है कि आर्टिकल 51 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड थ्रू द 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो 51 जो है वो अमेंड हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है टॉम ऑफ बाबर इज इन विच सिटी। आपने बताना है जो बाबर का टॉम जो है वो कौन सी सिटी में है। हमारे पास ऑप्शंस हैं दिल्ली, काबुल, लाहौर, बाकू। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या है कि टॉम ऑफ बाबर जो है वो कौन सी सिटी में है। तो इसका आंसर है हमारे पास काबुल। तो आपने याद रखना है कि टॉम ऑफ बाबर इज इन काबुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है What is the name of the solar power park set up in Bahawalpur at the cost of rupees 15 billion with Chinese assistance? The solar park is built upon 500-acre land is aimed to raise the national grid capacity by 1000 megawatt. आपने बताना है कि उस सोलर पावर पैक का नाम क्या है जो कि बहावलपुर के अंदर है, जिसकी कॉस्ट जो है वो 15 बिलियन है और ये चाइनीज असिस्टेंस के थ्रू है। सोलर पार्क जो है वो 500 एकड़ की जमीन पे बना हुआ है और इसका मकसद क्या था कि ये ग्रिड कैपेसिटी को, नेशनल ग्रिड कैपेसिटी को बढ़ाएगा। कितने से बढ़ाएगा? 1000 मेगावाट से। तो इसमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास भी है। आपको सोलर पार्क का नाम पता होना चाहिए, ये कहाँ पे वाक़ है, बहावलपुर पे है। इसकी कॉस्ट कितनी आई थी? वो आई थी 15 बिलियन। इसका सेटअप कितने ऊपर है? वो है 500 एकड़ के लैंड के ऊपर। और ये कितनी नेशनल ग्रिड कैपेसिटी बढ़ाएगा? 1000 मेगावाट। आइए जानते हैं कि इसका नाम क्या हो सकता है। हमारे पास ऑप्शन है रोशनी सोलर पावर पार्क, पार्क चाइना सोलर पावर पार्क, भुट्टो सोलर पावर पार्क या कायद आजम सोलर पावर पार्क। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है हमारे पास कायद आजम सोलर पावर पार्क। तो अब जाते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है एवरीडे साइंस का, जिसके अंदर हमारे पास 10 एमसीक्यूज है। ये देखते हैं कि एवरीडे साइंस में हमारे पास कौन से 10 एमसीक्यूज हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है डेंसिटी ऑफ मिल्कीज। आपने बताना है कि मिल्क की डेंसिटी कितनी होती है। तो हमारे पास ऑप्शन है 1.024 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.034 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.044 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1.054 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जानते हैं कि मिल्क की डेंसिटी जो है वो कितनी होती है। तो हमारे पास इसका आंसर है 1.034 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ मिल्क इज 1.034 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है डेंसिटी ऑफ वाटर इज। आपने बताना है कि वाटर की कितनी डेंसिटी होती है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है 897 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 1025 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो वाटर की डेंसिटी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है हाउ मेनी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि एटमॉस्फेयर की हमारे पास कितनी लेयर्स होती हैं। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है हमारे पास 5। तो जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं वो 5 होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है मास ऑफ अर्थ। आपने बताना है कि अर्थ का क्या मास है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 5.972 इंटू 1024 kg। तो ये जो है वो मास है अर्थ का 5.972 इंटू 1024 kg। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है द टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ द सन इज। आपने ना टेम्परेचर बताना है सर्फेस ऑफ सन का। तो
तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है 570-78 केल्विन, 6778 केल्विन, 778 केल्विन, 9778 केल्विन। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है कि जो सरफेस से सन की उसका टेम्परेचर क्या है, तो हमारे पास आंसर है 5778 केल्विन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सरफेस ऑफ सन का क्या टेम्परेचर है केल्विन के अंदर, तो वो है 5778। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है डॉल्फिन परसीव्स इट्स एनवायरनमेंट बाय द सेंस ऑफ। आपने बताना कि जो डॉल्फिन है वो एनवायरनमेंट को परसीव करती है, यानी कि उसके लिए रिस्पांस देती है, वो किससे उसको सेंस करती है। तो हमारे पास ऑप्शन है साइट, साउंड, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, इसका आंसर है हमारे पास बोथ ऑफ दिस। तो आपने याद रखना कि जो डॉल्फिन है वो इस तरह से एनवायरनमेंट को परसीव करती है बाय द सेंस ऑफ साइट एंड साउंड बोथ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज सेपरेट बाय फ्लीज। आपने बताना कि कौन सी फॉलोइंग डिजीज है जो कि फ्लीज के थ्रू सेपरेट होती है। हमारे पास ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स, टेटनस, टाइफस या येलो फीवर। तो ये जानते हैं कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो फ्लीज के थ्रू सेपरेट होती है। तो हमारे पास इसका आंसर है टाइफस। तो टाइफस एक ऐसी डिजीज है जो कि फ्लीज के थ्रू सेपरेट होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास अकॉर्डिंग टू द मैनी इंक्लूडिंग द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड व्हिच इज वर्ल्ड रेयरेस्ट मिनरल। तो आपने बताना है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक जब से जो रेयरेस्ट मिनरल वो कौन सा। तो हमारे पास ऑप्शन है पाइनाइट, बेनिटियोइट, जेडिएट या टेफिएट। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास पाइनियाइट। तो आपने याद रखना है कि इंक्लूडिंग द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पाइनाइट जो है वो इज द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट मिनरल, यानी सबसे नायाब मिनरल जो है वो है पाइनाइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है विच स्टोन फ्लोट्स ऑन वाटर। कौन सा स्टोन है जो कि वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। तो हमारे पास ऑप्शन है पोमाइट स्टोन, लाइमस्टोन, बेजल स्टोन या क्वार्ट्जाइट स्टोन। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास पोमाइट स्टोन। तो आपने याद रखना है कि पोमाइट स्टोन फ्लोट्स ऑन वाटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है इको इज अ ऑफ साउंड। आपने बताना कि इको किस चीज का साउंड है, यानी कि उसकी रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है या नन ऑफ दीज है। तो ये जानते हैं कि इको क्या है, तो इको इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बेसिकली साउंड की रिफ्लेक्शन को इको कहते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इको इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर 50 MCQs हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, जो कि आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।